हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को दूर करते हुए बीएड सेकेंड ईयर की सेशनल वर्क इंटर्नशिप डायरी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। और दोस्तों, टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम आधार निर्माण और इसके विभिन्न सोपान भी डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे हमारी जो डायरी के 14-15 पेज जो हमें भरने होते हैं वो कंप्लीट भर सकें। सुंदर सुंदर अक्षरों में हमें लिखना है, थोड़ा सा अक्षरों के बीच में गैप डाल करके लिखना है, और साथ ही साथ दोस्तों छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके लिखना है, ताकि काम भी सुंदर लगे और आपकी डायरी भी जल्दी भर जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंटर्नशिप डायरी को आसानी से फिल कर सकें। दोस्तों, प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सोपानों की सबसे पहले हम बात करेंगे, और इसका आंसर आपको डालना है कि पाठ्यक्रम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम का संबंध केवल कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तो वे सभी अनुभव एक्सपीरियंस आते हैं और क्रियाएं एक्टिविटीज़ आती हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं, जिनसे विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्ष का संपूर्ण विकास संभव हो पाता है। ये पैराग्राफ आपका एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ डालना है कि विद्यार्थी और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। अतः स्पष्ट है कि इस गतिशील समाज के लिए गतिशील पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। ये गतिशील पाठ्यक्रम के लिए निम्न चरणों का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चरण उसमें जरूरी होते हैं। पहला चरण है कि विद्यार्थी तथा समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं का विश्लेषण यहाँ पर करना होता है। तो किसी भी विषय के पाठ्यक्रम का सीधा संबंध विद्यार्थी और उसके समाज से है। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी विद्यार्थी को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाना होता है। इसके बाद में आपको लिखना है कि इस कार्य के लिए जरूरी है कि सर्वप्रथम विद्यार्थी और समाज की आवश्यकताओं का पता लगाया जाए कि विद्यार्थी की क्या आवश्यकताएं हैं और समाज में क्या क्या आवश्यकताएं चल रही है। तत्पश्चात उन आवश्यकताओं का निर्धारण व विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण हेतु सर्वे तथा विभिन्न शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट, शैक्षणिक नीतियों आदि की सहायता ली जा सकती है। दूसरा आपको चरण डालना है कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। तो पाठ्यक्रम विकास का दूसरा मुख्य चरण शैक्षिक लक्ष्यों व उद्देश्यों को निर्धारित करना है। विद्यार्थी और समाज की आवश्यकताओं का पता लगाने के बाद लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना अत्यंत सहज हो जाता है। उद्देश्यों के निर्धारण में सभी पक्षों जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, कौशल, अभिरुचि, प्रशंसा एवं रुचि आदि को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लक्ष्यों का निर्धारण इनकी प्राप्ति को ध्यान में रख करके किया जाता है। उसके बाद में तीसरा चरण आपको डालना है विषय वस्तु का चयन, और इसमें आपको लिखना है कि शैक्षिक आवश्यकताओं के विश्लेषण और उद्देश्य निर्धारण के पश्चात तीसरा मुख्य कार्य पाठ्यक्रम के विषय वस्तु का चुनाव करना होता है। पाठ्यक्रम की सार्थकता उपयोगी विषय सामग्री पर ही निर्भर करती है। उपयोगी एवं उचित विषय सामग्री से ही बालकों को वांछित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम हेतु विषय सामग्री के चयन हेतु यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है कि विषय सामग्री का संबंध बालकों के दैनिक जीवन और दैनिक क्रियाओं से भी परिचय करवाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पाठ्य वस्तु विद्यार्थी के लिए जीवनोपयोगी और आत्मनिर्भर बनने वाली होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपने भावी जीवन को सुरक्षित बना सके। विषय वस्तु के चयन में यदि निम्न मानदंडों को अपना लिया जाए तो और भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। तो आइए कौन कौन से मानदंड हैं उनकी बात करते हैं। पहला है वैधता, दूसरी है उपयोगिता, तीसरा है साध्यता और चौथा है आत्मनिर्भरता। तो ये 4 मानदंड हैं जिनसे जो विषय वस्तु का जो पाठ्यक्रम है उसको और भी सकारात्मक बनाया जा सकता है। आइए चौथे चरण की बात करते हैं। चौथा चरण है विषय वस्तु का संगठन, और इसमें आपको लिखना है कि विषय वस्तु के कुशल चयन के पश्चात अगला कदम इसे कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करना होता है। विषय वस्तु के संगठन से तात्पर्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कौन सा प्रकरण या टॉपिक पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। यह कार्य विषय वस्तु की निरंतरता और क्रमबद्धता बनाने के लिए किया जाता है। विषय वस्तु की निरंतरता और क्रमबद्धता से ही शिक्षा के निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्ति की संभावना बन पाती है। विषय वस्तु के संगठन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संगठित विषय वस्तु विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। अरुचिकर और अनावश्यक विषय वस्तु बालक के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बनती है। इसके अतिरिक्त वह बालक के लिए बोझिल और उबाऊ भी सिद्ध होती है। रुचि और आवश्यकताओं के साथ साथ यदि विद्यार्थी की योग्यता, क्षमता, उपयोगिता और व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखा जाए तो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यार्थी और अध्यापक के लिए और भी सहज हो जाती है। इसके बाद में पांचवा चरण है पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विषय वस्तु के चयन और कुशल संगठन के पश्चात अगला महत्वपूर्ण कार्य पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना होता है, उसको ठीक तरीके से पढ़ाना होता है। पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन से हमारा अभिप्राय विषय वस्तु को लागू करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों से है, जो निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। समुचित क्रियान्वयन के अभाव में पाठ्यक्रम के कुशल विकास को भी महत्वहीन माना जाता है।
पाठ्यक्रम का समुचित विकास तभी माना जाता है जब उसका सही क्रियान्वयन किया जाए। पाठ्यक्रम का समुचित क्रियान्वयन तभी संभव होता है जब अध्यापक को पहले से ही यह जानकारी हो कि दिए विषय को किस संभव कौन सी तकनीक से, किस विधि से, किस माध्यम से और कौन कौन सी सहायक सामग्री के उपयोग द्वारा पढ़ाया जाए ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। उसके बाद में छठा चरण आता है पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। आप किस तरह से करेंगे, इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे। तो इसमें आपको लिखना है कि मूल्यांकन को पाठ्यक्रम निर्माण विकास का अंतिम चरण कहा जा सकता है और पाठ्यक्रम के मूल्यांकन से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं और गतिविधियों के मूल्यांकन से है जो पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से यह पता चलता है कि लागू की गई विभिन्न क्रियाएं सार्थक, प्रभावी एवं उपयोगी है या नहीं। इनको लागू करने में हम सफल भी हुए हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का पता चलता है। निम्नांकित चित्र में यह दिखाया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा चित्र यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आएगा, एक्टिविटीज आएगी, इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ है तो वो आएगा। तो आपने क्या क्या क्रियान्वयन किया है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया है, तो पढ़ने जितना आपने पढ़ाया है उतना बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा है तो वो इवैल्यूएशन में आ जाएगा। इस तरह से आपको रिलेशनशिप यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं पाठ्यक्रम मूल्यांकन के माध्यम से यह भी जांचा जाता है कि जो कुछ अधिगम अनुभव के रूप में प्रकाशित या आयोजित किया गया है इसमें कौन सी विधि या तकनीक अपनाई गई है आदि के माध्यम से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति संभव हुई है या नहीं हुई। मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में भी किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का या तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का विकास करना इतना सरल एवं सहज नहीं है, लेकिन यदि उपरोक्त वर्णित 4 आधार रूपी चरणों को ध्यान में रखा जाए तो पाठ्यक्रम का विकास किया जा सकता है। तो यह कार्य उतना कठिन भी नहीं रहेगा। और इसमें देखिए, इस कार्य में सर्वप्रथम छात्र व समाज की मूलभूत आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है और फिर वांछित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य प्राप्ति हेतु विषय वस्तु का चयन और संगठन भी पाठ्यक्रम का मुख्य चरण माना जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। और उसके बाद में उद्देश्य प्राप्ति हेतु विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से लागू करने के बाद अंत में मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस मूल्यांकन में यह जाना जाता है कि हम अपने उद्देश्यों में सफल हुए हैं या नहीं हुए, यदि सफलता मिली तो कितनी और यदि नहीं मिली तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण विकास की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा प्रश्न आपको ऐड करना है, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला सिद्धांत है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना है कि सिद्धांत में उन सभी क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जिनका किसी न किसी रूप में बालक के जीवन से संबंध हो तथा साथ ही वे उसके भावी जीवन के लिए भी उपयोगी हों। ऐसे विषयों में अध्ययन करके ही बालक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं का महत्व अब इसलिए कम हो गया है क्योंकि इनमें पढ़ाए जाने वाले विषय का जीवन में बहुत कम संबंध होता है। इसके बाद में दूसरा सिद्धांत आता है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। तो इसमें आपको लिखना है कि पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों पर निरंतर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हो। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण करना है, अर्थात उन्हें व्यक्तिगत या सामाजिक हितों के संरक्षण के योग्य बनाना है। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें उन उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, शारीरिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि शारीरिक विकास के लिए किन किन विषयों का ज्ञान एवं किन क्रियाओं का अभ्यास लाभदायक हो सकता है। इसके बाद में अगला पैराग्राफ आपको ऐड करना है कि अतः इसके लिए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान एवं गृह विज्ञान के सामान्य सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ खेलकूद एवं व्यायाम को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत बालकों को दैनिक जीवन में स्वास्थ्यप्रद नियमों जैसे प्रातःकाल में सोकर के जल्दी उठना, नित्य स्नान करना, शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों जैसे आँख, कान, नाक, बाल, दांत इत्यादि की सफाई करना, व्यायाम करना, सुपाच्य एवं पौष्टिक भोजन करना, दिनचर्या नियमित रखना, समय से सोना आदि का पालन करने की आदत डालनी चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल विषयों एवं क्रियाओं का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों तीसरा सिद्धांत आता है उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में आपको लिखना है कि यह सिद्धांत जीवन से संबंधित होने से सिद्धांत के लगभग अनुरूप ही है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके।
नन का मानना है कि मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता है, बल्कि वह चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हों। क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, यह समय विशेष की विचारधारा निश्चित करती है। उदाहरणार्थ, लोकतंत्रीय देशों में प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए तथा वह सामाजिक व्यवहार में निपुण होना चाहिए। अतः इसके लिए पाठ्यक्रम में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। उपयोगिता की दृष्टि से ही विषयों के क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, अर्थात सर्वाधिक उपयोगी विषय को प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। इसके बाद में चौथा पॉइंट है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना है कि मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल देता है, अतः इसके अनुसार पाठ्यक्रम भी बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं एवं मनोवृत्तियों तथा बुद्धि एवं आयु के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि, रुझान एवं योग्यता के अनुसार कुछ वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे साहित्यिक प्रवृत्ति वाले छात्र, विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र, रचनात्मक कार्यों एवं हस्तकला में रुचि रखने वाले छात्र आदि। तो अलग अलग ग्रुप यहाँ पर बांट सकते हैं। इसके लिए पाठ्यक्रम का नियोजन विभिन्न वर्गों में किया जा सकता है, किंतु इन वर्गों में भी अनेक विषयों का समावेश होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों पांचवा सिद्धांत आता है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। तो इसमें आपको लिखना है कि बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, अतः पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता वाली शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। और इसके लिए बालकों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए और उनकी उचित निर्देशन प्रदान भी उनको करना चाहिए। इसके बाद में इस सिद्धांत के महत्व के संबंध में रेमांड ने लिखा है कि जो पाठ्यक्रम वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, इसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होने चाहिए। इसके बाद में छठा सिद्धांत है खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना है बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि रखता है, किंतु कार्य के प्रति वैसी रुचि प्रदर्शित नहीं करता। इसका कारण यह है कि खेल में उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह से आपको छठा सिद्धांत कंप्लीट करना है। उसके बाद में क्रो एंड क्रो ने एक कथन दिया है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, तो ये ऐड कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों सातवां सिद्धांत आपको लिखना है संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हमारी जो इंटर्नशिप डायरी है सेशनल वर्क की वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आप कुछ लाइनें और ऐड कर सकते हैं कि संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान बच्चों को किस प्रकार से होना चाहिए, किस तरह से दिया जा सकता है और क्या क्या उससे फायदे रहेंगे। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझा पाने की। फिर भी किसी वर्ड में या फिर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और आपकी सेशनल वर्क की जो सभी डायरियाँ हैं वो मैंने चैनल पर डाल दी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो आपको सारे वीडियोज वहां पर मिल जाएंगे। और उनकी पीडीएफ का लिंक भी मैंने जो सेशन वन के आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं उनकी एक साथ मर्ज करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।